Welcome back to the video series of MBA CET 2025 by AI Expert Sage। अब हमारा जो वीडियो सीरीज है मेनली फोकस्ड है जो भी डाउट्स हमारे पास बच्चों के आए हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था हमें बिफोर स्टार्टिंग आवर बैच, तो उन्हीं में से कुछ डाउट्स के ऊपर हमने अब तक वीडियोस बनाए हैं। तो ये जो वीडियो है वो मेनली जो डाउट्स आए थे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, और जो भी 2024 MBA CET में जो शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4 में क्वेश्चंस के टाइप्स आए थे अलग अलग, जो मेजरली इससे पहले MBA CET में ज़्यादा पूछे नहीं गए थे उन टाइप्स को, तो उस रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन है। और जो नॉर्मलाइजेशन उन शिफ्ट्स में हुआ, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग भी डिस्कशन है थोड़ा सा कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ या फिर बच्चों के जो भी डाउट्स थे उन शिफ्ट्स के रिगार्डिंग कि अगर इस तरीके का शिफ्ट आया तो हमें किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए। या फिर बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आया कि सर परसेंटाइल से और मार्क्स के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बता दो कि क्या है, कि कितने मार्क्स के चाहिए हमें जमुना लाल बजाज में जाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वही डाउट्स जो मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर बात किया था जब हम रियलिटी ऑफ MBA CET का वीडियो में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जितना भी वहां पे मैंने बोला था उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस इतना मैं बस आपको बताना चाहूंगा कि जो शिफ्ट आती है उसमें एक नॉर्मलाइजेशन जो आता है उसमें जो डाउट्स थे वो थोड़ा सा मतलब लकीली मैंने भी शिफ्ट 4 दिया था तो मेरा स्कोर मैं जानता था कि कितना आया, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेड उस स्कोर के हिसाब से जो परसेंटाइल मुझे लग रहा था उससे काफी अच्छा स्कोर आया मेरा परसेंटाइल वाइज। तो इतना तो मैं समझ गया कि डिफिकल्टी लेवल अगर हाई है तो पेपर का जो स्कोर है वो बाकी सबका भी कम ही आता है, तो थोड़ा सा वहां पे कॉशियसली मूव करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। तो उसी के ऊपर डिस्कशन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, बराबर, मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से आए, मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये वर्ल्ड वाइड उन्होंने वेबसाइट में भी डाल के रखा है। हर महाराष्ट्र का MBA CET का एस्पिरेंट जानता है कि बाइफर्गेशन क्या है सेक्शन वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले वो बेसिक बाइफर्गेशन तो देख लेते हैं। तो बेसिक बाइफर्गेशन क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। टोटल 200 मार्क का पेपर है, टोटल क्वेश्चन 200 ही होते, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा, ठीक है। वो IBPS अगर कुछ लोग देते तो उनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में क्वेश्चन आते, तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। ड्यूरेशन 150 मिनट्स, क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब यहाँ पे कि पूरे सेक्शन में 150 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी सेक्शन में कभी भी जंप कर सकते हो। जनरली ये क्यूमुलेटिव का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग फ्रेशली कैट दे के आए होंगे, तो वहां पे सेक्शन वाइज टाइमिंग होता है, एक ड्यूरेशन खत्म हुआ कि नेक्स्ट सेक्शन में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 150 मिनट्स आपके पास पूरा 200 मार्क का पेपर ओपन होगा। आप जिस चाहे शिफ्ट सेक्शन में जा सकते हो, जो सेक्शन आपको कंफर्टेबल है उस सेक्शन को अटेम्प्ट करके थोड़ा सा प्लान आउट करके आपके मॉक्स के ऊपर आप सेक्शन जंप कर सकते हो। इसलिए क्यूमुलेटिव टाइमिंग का मतलब होता है कि आप यू कैन अटेम्प्ट एनी 200 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ड्यूरेशन 150 मिनट्स, ठीक है। मतलब आपको लगा कि पहले LR उठाना है तो LR उठा सकते हो, बाद में आप चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उठाना है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उठा सकते हो, आपकी मर्जी, जो आप जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। मेरा जो प्लान आउट है, मैं जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ूंगा मेरा जो पर्टिकुलर प्लान आउट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ थोरोली, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डेट्स की। जो ये टेंटेटिव डेट्स अभी के लिए जो CET में दिए हैं, CET सेल ने जो भेजी है, दैट इज 17, 18 एंड 19 मार्च, ठीक है। तो इन डेट्स को अगर देखा जाए तो रफली 105 डेज बचे हैं, ठीक है, आज से, मतलब इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब से लेके उस दिन तक। हाँ, अब इस चीज पे ध्यान दो कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कैट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन CET में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। पर और सेक्शनल कट ऑफ भी बिल्कुल नहीं होगा। पर आपको एक चीज पे ध्यान देना होता है वहां पे कि आपका एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी के हिसाब से आपका जो है वहां पे हिट होगा। आप जनरली, मेरा ये होता है कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या है वैसे भी करेक्ट है तो एक मारा, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के वजह से अगर एक्यूरेसी मेरा अच्छा रहे तो परसेंटाइल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हर किसी का अपना अपना वे होता है कि जस्ट बिकॉज मैं बैंकिंग एग्जाम्स बहुत देता हूँ तो वहां पे मेरे को इतना तो पता चला है कि अगर आपका एक्यूरेसी बढ़िया है तो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बहुत बढ़िया आ जाता है। स्पेशली ये चीज तब करनी पड़ती है जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई हो, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं सेक्शन के ऊपर।
टोटल 4 सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थ्योरेटिकल सारी चीजें आती है, स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको थ्योरी में प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर आपको एनालाइज करके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। उसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन कभी कभी एलआर में ही पूछ लेते हैं, पेपर वाइज डिपेंड करता है। लास्ट ईयर थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन रखा था उन्होंने, शिफ्ट 4 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, मैचिंग सिलेक्शन, जिसको क्यूमुलेटिव में पजल बोलता हूँ, वो वाला सेक्शन भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसेस, डेटा सफिशिएंसी, ये बाकी सारे क्वेश्चंस जो है ये लॉजिकल रीजनिंग में आ सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे जो मैंने इंक्लूड किया है, मॉडर्न एप्टीट्यूड। मतलब मॉडर्न एप्टीट्यूड मतलब आप थोड़ा इन चीजों को समझो जो मैं आगे 1-2 मिनट आपको बताऊंगा। जो एप्टीट्यूड होता है, जिसका मेजरली एप्टीट्यूड के ऊपर सब्जेक्ट्स जो जितने भी आते हैं, जिसके वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी पे है हमारा, कि एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, इन तीनों को मैं एप्टीट्यूड के अंडर ही रखता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी उसी के अंडर आता है। पिक्टोरियल ये बोलता हूँ उसको, पिक्टोरियल एप्टीट्यूड बोलता हूँ मैं उसको। अब इसमें कैसा होता था कि इससे पहले या फिर जो इजी वाले शिफ्ट्स होते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में मतलब थ्योरेटिकल चीजें, कैलकुलेशन वाली चीजें बहुत कम रहती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया इस बार, जब मैं शिफ्ट 4 अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है, पहला जो सेक्शन आया मेरे को, पहला क्वेश्चन ही वहां पे मैथमेटिक्स का दिख गया कि सो एंड सो नंबर है तो कितने पॉसिबल पेयर्स है, ये अगर 12 से डिविजिबल, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था उस तरीके से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्वांट सेक्शन में ही जा रहा हूँ। पहले 12-13 क्वेश्चन में को ऐसा लग रहा था कि मैं क्वांट में हूँ, सडनली मुझे दिखा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे वहां पे दिखा कि लॉजिकल रीजनिंग वहां पे सेक्शन को नाम दिया, लेकिन वहां पर जो है क्वांट का सेक्शन जो था उसके भी कुछ क्वेश्चन थे। विच ब्रिंग बैक्स टू माय पॉइंट, जब मैंने आपको रियलिटी ऑफ एमबीए बताया था कि वहां पर भले ही उन्होंने 4 सेक्शन में बोला है कि LR 75, क्वांट 50, इंग्लिश में 50 आएगा और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 25 आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस वक्त रियलाइज हुआ कि इन्होंने LR के अंडर भी कुछ एनालिटिकल को इंट्रोड्यूस करके, कुछ पजलिंग वाले पार्ट इंट्रोड्यूस करके, क्वांट को मर्ज करके उन्होंने मॉडर्न एप्टीट्यूड टाइप से क्वेश्चन बना दिया, जो जनरली ये पैटर्न फॉलो करता है जीमेट। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस यही होगा जब हमारे बैचेस हम रन करेंगे यहाँ पे एक्सपर्ट्स एज, एआई एक्सपर्ट्स एज में। तो ये जो इस टाइप के जो जनरल मतलब मेन एप्टीट्यूड को, कोर एप्टीट्यूड को छोड़ के जो मॉडर्न एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हैं, इनका भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस आपका लेने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन आया तो उसको कैसे रिलेट करना है अपने कोर एप्टीट्यूड के साथ, कैसे चीजों को सिंपल बनाना है और आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस को जनरली मैं उस जनरल नॉलेज कैटेगरी के अंदर भी रखूंगा कि अगर उन चीजों के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मुझे बच्चों ने एक ये भी डाउट था बच्चों का कि सर हम कितने ड्यूरेशन का सबको डिवीजन दे प्रिपरेशन के टाइम या फिर एग्जाम अटेम्प्ट के टाइम कि थोड़ा सा हमारा स्कोर बढ़िया है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब सेक्शन एनालाइज होता है फिर टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बस मेरा काम ये नहीं है कि वैल्यू चेंज, पॉपुलेशन 10% से बढ़ा के इतना बन रहा है, 10% का फ्रैक्शन पढ़ा दिया, 1/10 वो रटवा दिया, आपको क्वेश्चंस उसके करवा दिए। लेकिन मेरा काम एज अ मेंटर, अगर मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मेरे पास स्कोर है, तो मेरा काम बनता है कि मैंने उन चीजों का यूज बाकी टॉपिक्स में या फिर ये मॉडर्न एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में कैसे किया ये बताना हो। अब ये मैंडेटरी नहीं कि मैंने परसेंटेज का किया, हो सकता है मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स भी यूज किए हो वहां पे। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैंने पहले ही बोला था, मैं खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि जो भी मेरी मिस्टेक्स थी मैं मेरे स्टूडेंट्स को अपफ्रंट रखता हूँ कि ये मेरे मिस्टेक्स थी, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब सेक्शनल वाइज टाइमिंग अलॉटमेंट आता है या फिर टॉपिक वाइज टाइमिंग अलॉटमेंट या फिर प्रिपरेशन वाइज टॉपिक को टाइमिंग अलॉटमेंट आता है, तो मेरा एक फिक्स स्टेटमेंट आपको रहेगा, जब तक आप उस टॉपिक में रफ आइडिया या फिर बेटर आइडिया नहीं रखते कि इसका यूज मैं बाकी टॉपिक्स में कैसे कर सकता हूं, वो टॉपिक आपका अनप्रिपेयर्ड ही रहता है। ठीक है, इसीलिए आप एआई एक्सपर्ट्स में एक चीज को ध्यान दोगे कि हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि 1.5 घंटे इसके लिए अलॉटेड है, 2 घंटा इस टॉपिक के लिए अलॉटेड है, 5 घंटे इस टॉपिक के लिए अलॉटेड है। जब तक हमें या फिर स्पेसिफिकली मुझे और नितिन सर को लगेगा नहीं कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उसका जो भी बेसिक नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आपके पास पहुंच गया और आप उसका यूज करना सीख गए हो, हम जनरली नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव नहीं करते। क्योंकि
अगर आपको परसेंटेज की ही कंसेप्ट समझ में नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा के कोई फायदा नहीं है आपको, बराबर। आप अगर टेबल्स का एनालिसिस, मतलब अपना वो पहाड़ी जिसको बोलते हैं अपन मराठी में, टू टू द फोर, टू टू थ्री, ये वाली चीजें, अगर इसका यूज अगर आप बोर्ड मास में कैसे करते हैं ये समझ नहीं पाते तो आगे की सारे रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक ये सब पढ़ा के फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि इन बेसिक चीजों को अच्छे से आपके अंदर इम्प्लांट करना, अच्छे से आपको इनका यूजेस किस तरीके से हो सकते हैं इनका थोड़ा सा आपको लॉजिकली कनेक्शन लगा के देना, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप हाउ क्विकली यू कैन कैलकुलेट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कैलकुलेट कब करते हो और कब नहीं करते हो, आप कैसे चीजों को रिलेट करते हो। तो थोड़ा हमारा मेन फोकस वहां पर भी होगा। फिर आते हैं वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी के अंदर जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो कैट अगर किसी ने दिया है तो वहां पे आपने देखा होगा कि पैराग्राफ कंप्लीशन भी था, मतलब उसको मैं अलग तरीके से सेंटेंस क्लोज टेस्ट बोलता हूँ। मतलब 2 सेंटेंस मिस कर देते हैं, 5 ऑप्शन देते थे, बोलते हैं इन 5 में से किस जगह पे वो 2 सेंटेंसेस बैठ जाएंगे, ठीक है। आप अगर प्रीवियस इस ईयर का पेपर देखोगे कैट का तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। और बहुत ज्यादा चांस है कि अगर हायर लेवल का अगर वर्बल एबिलिटी आ गया आपको किसी भी पेपर में सीईटी के, तो ये क्वेश्चन का टाइप आपको दिखेगा जो जनरली कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इन पे फोकस करो, जो नए चीजें इंट्रोड्यूस हुए हैं उन चीजों को भी यूटिलाइज करना सीखो। बाकी फिर वर्बल एबिलिटी के अंदर फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर होते हैं, मिस्टेक्स फाइंडिंग होती है कि वो 5 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ऑब्वियसली हाँ, पैरा जंबल हो गया अपना, जो पैरा जंबल जो है अगर सीरीज वाइज आ गया तो 5 क्वेश्चन तो उस पर फिक्स होते हैं, अगर छोटे छोटे सीक्वेंस में है तो उसमें भी आ जाता है। अभी एक और पार्ट है जो अभी तक तो आया नहीं है यहाँ पे एप्टीट्यूड के अंदर, सेंटेंस जंबल कर देते हो लोग, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे और बोलेंगे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ इस चीज का। अब ये मैंने बाकी पेपर्स में देखा है, एक्सेंजर के सिलेक्शन वाले पेपर में, कैंपस रिक्रूटमेंट में, तो चांस है कि ये भी आने। तो हमारा ये फोकस होता है कि रेडीनेस रखना। बाकी जो पोर्शन है वो तो हम पढ़ा ही देंगे, लेकिन एक थोड़ा सा 10% ऑफ आवर ड्यूरेशन हम इसमें भी इंट्रोड्यूस रखते हैं कि जो बाकी के टॉपिक्स है जो इनसे रिलेटेड है, बाकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो चांस है कि सीईटी में पूछे जा सकते हैं, हम उसका भी प्रिपरेशन आपको करवा देंगे। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे सिंपल मैथमेटिक्स अपना हाई स्कूल मैथमेटिक्स ना, इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, हाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आया था, शिफ्ट 3 में ट्रिग्नोमेट्री देखा गया था क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। बहुत भी इक्वेशन स्टडी बहुत हेवीली पूछा गया था। अब अगर मैं शिफ्ट 4 की बात करूं तो उसमें मैं बोलूंगा कि मेरे सेक्शन में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा था, ठीक है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आई थिंक 10 क्वेश्चन का राउंड तो ज्योमेट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब ये पिक्टोरियल रीजनिंग की तरह से होते हैं, इसमें इमेज कंप्लीशन, इमेज सीरीज, ऑड मैन आउट, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, नहीं इतना मिरर इमेज का तो बहुत कम आएगा आपको, लेकिन ऑड मैन आउट, इमेज सीरीज, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। इसका भी एनालिसिस हम आपको पूरा करवा के देंगे जब हम ये सारे सेक्शंस में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ दिस 4 सेक्शन ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसको मैं मानता हूं कि जो पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये आपके पर्सनल प्रैक्टिस पे ही आएगा, ठीक है। तो हम आपको इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे देंगे, अलग अलग एग्जाम्स के देंगे, ठीक है। जो जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई है इंडिया के अंदर, वहां पर जो भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसकी जो भी सीरीजेस हमने एनालाइज करके जो कंटेंट बनाया है वो भी आपका प्रैक्टिस करवा लेंगे। तो चारों सेक्शन का आपको कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज है। बस मैं आपको इतना बताऊंगा जो मैंने रियलिटी ऑफ सीईटी में बताया था कि किसी भी सेक्शन का इंपॉर्टेंस इसको कम दूंगा, ये मिस करूंगा तो चल जाएगा। कि अगर आप देखोगे तो रीजनिंग का यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, आपको लगेगा कि मैं एलआर में अच्छा हूँ, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसेस, जनरली टॉपिक्स सब लोगों के अच्छे होते हैं, ठीक है। मैंने मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो मैंने देख लिया है कि एलआर में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उनका एक मानना होता है कि एलआर का अगर वेटेज ज्यादा है तो हम मेन फोकस उसी पे करेंगे। क्वांट हमें आता नहीं, ठीक है, कैलकुलेशंस हम फास्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों का होता है कि हम उसको अगर छोड़ दे तो हम सारा स्कोर यहाँ पे कर देंगे, 50 में से कुछ 10-20 भी मार्क आ गया तो भी मैं मैनेज कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने ये चीज आपको पहले भी बोली थी, अभी भी बताता हूँ कि विदाउट मतलब अगर आप किसी सेक्शन को स्किप कर रहे हो और जमनालाल बजाज का ड्रीम कर रहे हो तो प्लीज अपने आप को झूठ मत बोलो, ठीक है। अपने आप को बोलो
एटलीस्ट अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को मत बताओ कि यार हाँ मैं ये सेक्शन मतलब जमनालाल तो इस बार निकाल ही दूंगा। कोई भी सेक्शन को अगर आप इंपॉर्टेंस कम ज्यादा दे रहे हो तो लिख के ले लो, आपका जमनालाल बजाज नहीं होगा। हाँ, कुछ स्टोरीज होंगी जिन्होंने ये चीज की होंगी, जिन्होंने ऑन ईयर भी बोला होगा कहीं पर कि यार मैंने ये सेक्शन नहीं किया था फिर भी मेरा हो गया, लेकिन उन लोगों का इंटेलेक्चुअल और आप लोगों का इंटेलेक्चुअल अलग है, हो सकता है और होता ही है। तो उनका जो भी थ्योरी था वो आपके साथ मैच होगा ही, ये कोई कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, अगर आप उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ मैच कर जाते हो और वो जिस तरीके का एनालिसिस उन्होंने बना के रखा है उस एनालिसिस से अगर पेपर आप सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि किसी भी सेक्शन को इंपॉर्टेंस कम ज्यादा मत रखो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से आएगा इसके रिगार्डिंग कुछ फिक्स नहीं। एग्जाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, सबसे अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम बोलता हूँ मैं इस चीज को, एमबीए सीईटी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो डाउट्स आए थे कि सर स्कोर से लेके परसेंटाइल का कन्वर्जन हम कैसे करें। अब देखो इसका फिक्स ऐसा कोई आंसर मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, कि मार्क्स आपको इतने आए तो जमनालाल बजाज मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मार्क्स से लेके परसेंटाइल, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता रहा हूँ कि मैं भी पेपर देता हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स का भी एनालाइज करता हूँ कि तेरा स्कोर क्या आया, कैसे तेरा परसेंटाइल आया, कितना आएगा, ये सारी चीजें मैं चेक करता हूँ। तो जो भी मैंने वहां पे एनालाइज किया उस हिसाब से थोड़ा सा एक डेटा मैंने बनाया, रफ हो सकता है ये, ठीक है। बस देखो कि कैसे जो है फ्लक्चुएशन आया है जब डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ है, ये चीज ऑब्जर्व करो। किसी एक स्पेसिफिक टारगेट की मत तरफ मत देखो जब मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, और केयरफुली थोड़ा इस स्लाइड को समझो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब एमबीए सीईटी के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, इसको अगर आप एज अ स्पेसिफाइड मार्क्स और एक आप एक सेट गोल की तरह देख रहे हो ना, इन मार्क्स को, इन परसेंटाइल को, तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अब सबसे पहले स्लाइड डिस्कस करते फिर उन पॉइंट्स पे आऊंगा। अब मजबूरन मुझे इस बार क्या करना पड़ा, 2 कॉलम्स डालने पड़े, क्योंकि शिफ्ट 1 टू 5th 6th सिंपल शिफ्ट थी बराबर, जिसमें एक नॉर्मल जो सीईटी का पैटर्न बोला जाता है कि इस तरीके से पैटर्न आता है, तो यही पैटर्न आया था। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्वांटिटेटिव एबिलिटी था, एलआर में एलआर था, इंग्लिश सिंपल था, पैराग्राफ सिंपल थे, क्लोज टेस्ट आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, सारी वही चीजें थी। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी थोड़ा सा सिंपल ही आया था, मतलब सिंपल नहीं बोलूंगा लेकिन सबका सब सेक्शन का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का लेवल में सेम बोलूंगा। ठीक है, उतना मैंने एनालिसिस कर लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सारे जितने भी 6 के 6 शिफ्ट थे उनका डिफिकल्टी लेवल सेम था। चेंज हुआ तो मैं बोलूंगा अगर चेंज कहीं पे हुआ होगा ना तो इन 2 सेक्शन में चेंज हुआ। ठीक, इन 3 सेक्शन में मेजरली एलआर वाले सेक्शन में क्या हुआ, शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 में जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि एमबीए सीईटी में कैलेंडर पे क्वेश्चन आया, लेकिन कुछ तो 1700 कुछ तो डेट दिया था उन्होंने, तब का डे पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जाए तो जाए किस डिफिकल्टी लेवल तक जाए। ठीक है, तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले इस पूरे टेबल को समझते हैं, और इतना मैं आपको बता दूं कि इसको गोल सेट करना है मुझे, सर मुझे 150 प्लस ही चाहिए, इस नजर से अगर देखोगे ना तो पक्का फंसोगे। ठीक है, ये एक सेट गोल की तरह मत देखो कि आपको किस तरीके से नॉन लीनियर थिंकिंग रखना है, उसके ऊपर ध्यान दो। अभी देखो कॉलम क्या बोल रहा है, 99.99 परसेंटाइल चाहिए थे तो शिफ्ट 1 to 5 6 में 155 प्लस स्कोर चाहिए था, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर था 138, शिफ्ट सेकंड था उसका, लेकिन उसका परसेंटाइल आया 98 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, लेकिन वेर इन शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 में ये जो मार्क्स का जो चेंज है, आप देखो टोटल 50 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये क्यों हुआ, देखो जब मैंने चेक किया था मेरे की से मेरा स्कोर तो वो आया था 97 आउट ऑफ 200। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं परसेंटाइल मेरा 95 94 के अराउंड आ जाएगा, जो कि एक बेसिक ट्रेंड रहा, लेकिन मेरा जब स्कोर आया तो दैट वाज 99.55, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि शिफ्ट 4 सबके लिए डिफिकल्ट था, उसमें भी मैंने क्या किया कि डिफिकल्टी लेवल आया होने की वजह से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्वियसली मैं सारे बच्चों को मेरे पढ़ा देता था कि यार इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरीके से हैंडल करता है, लेकिन अंडर प्रेशर आके मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, 4 मार्क मेरे लूज हो गए। अब आप देखो अगर मैं 97 से लेके 4 मार्क प्लस हो जाता तो कुछ में 101 102 के आसपास आता, 4-5 क्वेश्चन थे वैसे, 99.99 के क्लोज जाता, जो कि मैंने टारगेट सेट किया था खुद को कि मुझे 99.9 प्लस जाना ही है इस साल, तो वो मिस हो गया मेरे से। ठीक है, क्योंकि 105 के ऊपर 99.99 परसेंटाइल आए थे लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट
अब वही 99 प्लस अबो 90 आया था, क्योंकि वो मैंने मेरे इससे एनालाइज करके बताया था कि मेरा 97 था, तो 99.55 परसेंटाइल आया था, तो वही होगा। वेरिएंट शिफ्ट 1 to 5 6 में वही सीन है। अब वो 130 आया तो 99 परसेंटाइल के प्लस था, लेकिन यहाँ पे कुछ शिफ्ट में, जैसे कि मैंने मेरे स्टूडेंट का बताया आपको कि 138 आया था, फिर भी उसको 98 परसेंटाइल आया था। यही चेंजेस होते हैं, ठीक है। सॉरी 138 नहीं, उसका 128 था, सॉरी 128 था उसका, ठीक है। 128 परसेंटाइल से, हाँ ये करेक्ट है, उस हिसाब से ही बनाया मैंने, 128 था उसका, तो अबो 130 ही 99 प्लस होगा, ये मैंने एज्यूम करके वहां पे रख दिया। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि गैप मार्क्स के बहुत कम है। जब आप इस सेक्शन में आते हो ना, शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 में, मार्क्स के गैप बहुत कम है। 5-5 मार्क पे आपका JBIMS सिडनैम से कॉलेज नीचे नीचे चला जाएगा। 5-5 क्या कम। अभी जैसे कि आप देखो सिडनैम का लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कुछ 99 पॉइंट कुछ, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, सिडनैम का कट ऑफ कितना था 99.81, इसका था 99.93, मतलब 99 प्लस भी जाना है। तो यहाँ पे देखो मार्क्स का गैप कितना कम है, 15 मार्क्स के अंदर जमनालाल के लोग भी बैठे हैं और सिडनैम के लोग भी बैठे हैं, बराबर। हाँ यहाँ पर ठीक है 25 मार्क का गैप है हो। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो अंडर प्रेशर आके, तो आपका एक कॉलेज या फिर 10-15 सीट से नंबर पीछे आ जाता है। जब अपन हाई लेवल कॉलेजेस की बात करते हैं, जमनालाल, सिडनैम, वेलिंगर, इन कॉलेजेस की बात करते हैं, आपने अगर प्रेशर में आके 3 क्वेश्चन भी मिस कर दिए तो आपका कॉलेज एक रैंक से कम आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि थोड़ा सा शिफ्ट में अगर आप चेंजेस देखोगे तो मार्क्स वाइज जो है दोनों भी अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट 4 जो था उसमें मॉडर्न मैथमेटिक्स बहुत था, ज्योमेट्री भी आया था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट अलग लेवल का ज्योमेट्री आया था। ट्रिग्नोमेट्री जो शिफ्ट 3 में देखा मैंने, कुछ 3-4 क्वेश्चन थे, उसके लिए भी प्रॉपर एनालिसिस जो जेई मेंस, एडवांस तो नहीं बोलूंगा, मेंस के लेवल के टाइप से मैं बोल सकता हूँ, उस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो ऑल इन ऑल इन चीजों का जब आप एनालाइज कर रहे हो तो ये मत देखो कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, ये देखो कि मुझे मिस्टेक्स कितनी मिनिमाइज करनी है। आई बात समझ में, ध्यान इस पे मत दो, ठीक है। ये 105, ये 130, 90 इन पे ध्यान मत दो, इनके बीच का जो गैप है ना, वो आपको परसेंटेज वाइज कितने नीचे ला रहा है उस पे ध्यान दो, और ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ऑल इन ऑल में आपको परसेंटाइल टू मार्क्स कन्वर्जन का जब चीजें बताते हैं, ठीक है, कभी भी मुझे जब भी बच्चों का डाउट आता है तो उनका साउंड यही होता है सर कि मैं टारगेट कितना रखूं। मैं बोलो टारगेट मत रखो, टारगेट जो आपका स्ट्रेंथ है उसके साथ उसको अप्लाई करो, स्ट्रेंथ को, वही आपका इकलौता टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरा क्या बोलते हैं, जहां पे मैं स्कोर ला सकता हूं वहां पे आपको अप्लाई करना है अपने नॉलेज को और वो स्कोर लाना है। अगर आप सेट टारगेट करें, जैसे कि मान के चलो, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर ये कॉलम देख के जाता, ये कॉलम भूल जाओ, ठीक है, लास्ट ईयर ये कॉलम था भी नहीं, ठीक है। अगर ये कॉलम हम करें कि 155 प्लस 99.9 है, 130 प्लस 99 है, 123 98, ठीक है, ये अगर मैं करके जाता तो फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे कि 2023 में जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा रफली 55 मिनट्स बचा था, मतलब 55 to 1 आवर मेरा बचा था, 55 मिनट्स to 1 आवर। तो उसी में जो भी मेरा 99.85 स्कोर आया उसी 95 मिनट्स में आया, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं सेट टारगेट लेके जाता कि मुझे अब उतना ही करना है, या फिर 1 आवर का भी अगर मैं गैप हटा दूं तो कुछ ऑब्वियसली 155 के अराउंड ही कुछ तो मेरा करेक्ट आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं वही टारगेट लेके जाता तो होता ही है शिफ्ट 4 के अंदर थोड़ा सा मेरे से बस 120 क्वेश्चंस ही हो पाए थे। अब इन 120 क्वेश्चंस में कुछ करेक्ट थे, कुछ रॉन्ग थे, ठीक है। बाकी के मैंने जो कुछ फ्लुक मारे थे, ठीक है, जय माता दी जिसको बोलते हैं हम, वो भी लॉजिकली मारे थे, बाकी मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। और ये मैंने बताया है पहले भी कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट करना था मुझे कि अगर मैं क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ के कुछ स्कोर पे इम्पैक्ट आता है, जो कि आप देख भी रहे हो कि 99.55 परसेंटाइल मेरा आया था। तो अगर मैं सेट करके जाता तो कहीं ना कहीं मैं अंडर प्रेशर आता, जो मेरा 120 क्वेश्चन होता था, शायद चांस था कि मैं 100 के बाद ही गिव अप कर देता और बाद में जो है अटेम्प्ट मेरा फ्लुक पे चला जाता। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब आपको दिख रहा हो कि जो आपने सेट टारगेट करके आए हो एग्जाम में वो आपसे अचीव नहीं होने वाला है, आप कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हो,
ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं इसका क्रेडिट हर बार जो मैं बोलता हूँ वीडियो में, इसका क्रेडिट मैं ऑब्वियसली IBPS PO को ही दूंगा, जिसका पेपर में SBI PO वगैरह को भी दूंगा, जिसका पेपर मैं देता हूँ, जिसमें मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि अगर पेपर लेवल डिफिकल्टी लेवल हाई है, बस आपको अपने एक्यूरेसी पे काम करना है। अगर 50 क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो मैं 50 में से 50 के लिए कभी नहीं जाता। मेरा टारगेट होता है कि पहले मैं 25 से लेके 30 क्वेश्चन ऐसे करूं कि जिसका स्कोर मेरे को फिक्स आ ही जाए, ठीक है। तो उस पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ये मुझे स्टोरी मिला, मतलब एक तरीके से मैं सबक मिला मुझे IBPS, और यही सबक मैंने उस पेपर में डाला। क्योंकि जब मैं LR अटेम्प्ट कर रहा था, मैंने बोला कि 13 क्वेश्चन के बाद मेरे को समझ में आया कि यार मैं LR अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और तब तक एकदम हाई लेवल का मॉडर्न मैथमेटिक्स चल रहा था वहां पे। तो मैंने मेरा शिफ्ट जो है बीच में ही गियर बदल दिया, और मुझे समझ में आया कि डिफिकल्टी लेवल हाई है पेपर का, अब मुझे एक्यूरेसी लेवल को ही पकड़ के चलना है। मैंने आराम से सॉल्व किया, 110 115 क्वेश्चन कुछ रफली आए होंगे, मैं 120 बोल रहा हूँ फिर भी। तो उस क्वेश्चन के में मेरे को सॉल्व करने में टाइम लगा, मतलब चलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 1.5 मिनट 1 आवर 15 मिनट्स भी लग रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है। और जैसे मैं शिफ्ट 4 को जा रहा था, नितिन सर ने मुझे हेड्सअप दे ही दिया था कि शिफ्ट 3 सर डिफिकल्ट आ चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, कि डिफिकल्टी लेवल आ सकता है, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। जैसे वो 12 क्वेश्चन हुए, मैं समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन का पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई है, अब मैं क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए ट्राई करने करूंगा। मेरे जो भी मेथड्स है वो एक्यूरेसी के लेवल की तरफ ज्यादा टेंड करेंगे, तो वहां पे मुझे फायदा हुआ, ठीक है। फायदा ही बोलूंगा, 99.55 वैसे अच्छा स्कोर नहीं है मेरे लिए, बहुत कम है, लेकिन अच्छा मैं इसलिए बोलूंगा कि मैंने पिछला एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करके अपने परसेंटाइल को बचाने का जो कोशिश किया, वो आई गेस कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि मार्क्स की तरफ सेट मत करो गोल, ये देखो कि अगर आप स्कोर कम रहा है इजी में, तो ये गैप कितने कम का है। अगर डिफिकल्टी पेपर आया तो थोड़ा सा समझ जाओ कि आपको जो है एक्यूरेसी लेवल पे की तरफ एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा ध्यान देना, स्पीड को सेकेंडरी रखना है। इन दिस सेक्शन आपको दोनों बैलेंस करके चलना है, आपको एक्यूरेसी भी रखना है, स्पीड भी रखना है। ऐसा है कि स्पीड बढ़ा दिया एक्यूरेसी कम कर दिया क्योंकि मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। अगर 155 भी दिख रहे, 150 ड्यूरेशन कितना अपने पास यहाँ पे 150 मिनट्स का है, मतलब 1 मिनट में एक करेक्ट आंसर मांग रहा है वो, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट जो है वो फेंकने के लिए रख दो, फ्लूक मारने के लिए, ठीक है। 145 मिनट्स में आपको कितना स्कोर करना है यहाँ पे 155, इतना तो हो पाएगा ना, ठीक है। चलो 155 पे 99.99 है, 150 पे शायद ये होगा जमनालाल बजाज का कट ऑफ होगा, तो 145 में से 155 रखो। ज्यादा चीजों को सोचने जाओगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अटकोगे, ठीक है। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज कहीं पर भी आपको बताई नहीं गई थी सैडली, जो बतानी चाहिए कि ध्यान इन पे नहीं देना कभी, इनके बीच जो गैप्स है ना, इन पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये गैप्स आपके कॉलेजेस प्रेफरेंसेस कितने डाउन ला सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? तो सेट टारगेट करके मत चलो कि अभी मैं 60 मार्क लाऊंगा, अभी 2 हफ्ता प्रिपरेशन करा तो 60 का 80 होना चाहिए, अभी 2 हफ्ता प्रिपरेशन किया तो 80 का 100 होना चाहिए, नहीं। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हर बार एग्जाम देता हूँ, मॉक्स देता हूँ, कहीं पे और एग्जाम में रेलवे प्यून के एग्जाम्स को भी गया हूँ, मेरा ये देखना है या फिर ऑब्जर्वेशन है कि जिस पर्सन का 90% आया होगा, या फिर 70 पकड़ लो, 70% इनिशियल स्टेजेस में आया होगा, तो वो 70 से लेके 95% का जो गैप है या फिर जो जर्नी है उसका, वो काफी क्विकली फॉलो कर लेता है। क्योंकि 70 पे शायद ये हो कि उसने कभी पेपर नहीं दिया हो, इनिशियल स्टेजेस में हो, उसने कभी खुद से प्रिपरेशन किया हो, अभी वो गाइडेंस लेके प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए वो 25% का गैप क्विकली भर देता है। लेकिन फर्क कब आता है, जब उसको 95 से ऊपर 99.99 की तरफ जाना है, मतलब गैप उसको भरना है 45 मार्क्स का। आप देखो, आप बोलोगे सर 45 मार्क्स का गैप बड़ा कैसे बोल सकते हो, 110 हमने लाए अब, लेकिन ये 110 आप अपना स्ट्रेंथ लगा चुके हो, अब आपको ऊपर से 45 एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के निकालने हैं आपके, तो यही 45 मार्क्स जो है आपको अच्छे कॉलेज में ले जाके बिठा सकता है। और अगर आप जितना डिले करोगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, ये 45 में से एक मार्क्स कम हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 30 मार्क्स का गैप है, लेकिन फिर भी 30 मार्क्स के गैप में भी आपको यहाँ पर तो रिस्क ज्यादा है वैसे,
ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, एक दो क्वेश्चन भी मिस कर दिए तो एक कॉलेज गया। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा इन चीजों को समझो, सीरियसनेस को समझो, जो मैं चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। मैं इस ओपिनियन का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूं कि आप क्या बोलते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन लो या फिर मेरी ही बात सुनो, लेकिन मैं ये ओपिनियन जरूर बोलूंगा कि जो स्टोरी लाइन आप फॉलो करोगे प्रिपरेशन के लिए, उसमें थोड़ा सा ये भी देखो कि कौन कौन सी चीजें जो है मिस आउट हो रही है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ये परसेंटाइल से लेके मार्क्स कन्वर्जन का जो डाउट है उस क्वेश्चन को बदलो। क्वेश्चन ऐसा पूछो कि कितने क्वेश्चन मुझे जो है जमुनालाल से उठा के सिडनैम में बिठा सकते हैं, सिडनैम से उठा के वेलिंगकर में बिठा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को समझो। आई बात समझ में? एंड रिजर्वेशन वाली पीपल, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पिछले साल का ट्रेंड देख के इस साल मैं उसी तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, स्कोर लाऊंगा, इस पे मत रहो। आपके लिए सेट टारगेट 99.93 ही होना चाहिए, क्योंकि दो तीन फायदे इस चीज के। एक तो अगर स्कोर अच्छा लाया तो जमुनालाल तो मिलेगा ही, जमुनालाल का हॉस्टल मिलेगा। और जमुनालाल का हॉस्टल क्या चीज है ये आपको एक ही एग्जांपल से बताता हूँ। T20 वर्ल्ड कप का विक्ट्री परेड हमने हमारे बालकनी में बैठ के देखा है। सी फेसिंग हॉस्टल का बालकनी है, ठीक है, फ्रंट ही है, थोड़ा सा एक 2-3 सेकंड के लिए दिखा, लेकिन बालकनी से दिखा, ठीक है। मतलब हार्डली 50 मीटर्स पे वहां पे मरीन लाइन्स है, 50 मीटर्स पे चर्चगेट स्टेशन है, कॉलेज चल के 10-15 मिनट में जमुनालाल बाजार, सिडनैम के एग्जैक्ट सामने हॉस्टल है। लोकेशन वाइज अगर आप उस एरिया में रहना चाहते हैं तो होटल का ही रेंट एक दिन का 5,000 मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे तो 8, 9, 10, 12 तक, क्योंकि ओबेरा होटल वगैरह वो सारे उसी एरिया में आते हैं। उस तरीके के हॉस्टल में आपको अभी, जब हमने हमारे फर्स्ट ईयर में कुछ 5,700 फीस था, अभी बढ़ गया है, सॉरी 6,700, 1,000 डिपॉजिट था, अभी 12,000 कर दिया उन लोगों ने। लेकिन फिर भी ये 12,000 वो भी पूरे साल का मैं बता रहा हूँ। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा देखो कि स्कोर आपको कहाँ पे पहुंचा सकता है, कितने फायदे हैं इन चीजों के, और अच्छी लाइफ जियोगे, जमुनालाल में आओगे अच्छी लाइफ जियोगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और इसी प्रिपरेशन के लिए हमने 2 दिसंबर को बैच लॉन्च कर रहे हैं। 50% डिस्काउंट है इनिशियल स्टेजेस में, और इस वेबसाइट पे जाके MBA CET का बैच ज्वाइन कर लो। हाँ, अब पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इस भी वीडियो में बताऊंगा, मेरे अंडर में स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा कमिटमेंट्स है कॉलेजेस की तरफ, मेरे बिजनेस की तरफ, मेरे ट्रेनिंग्स की तरफ। तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मेरे अंडर रखने वाला हूँ, तो ताकि मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूँ, जब भी उनके डाउट्स है मैं सॉल्व कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके बाद अगर कोई बैच बनता तो उनकी तरफ एकदम मैं छोड़ दूंगा सारी चीजें, उनकी तरफ भी ध्यान रहेगा मेरा, लेकिन इतना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कमिटमेंट्स मेरे और भी बहुत ज्यादा है। तो इस साल थोड़ा सा बेयर करो, अगले साल से प्रणव सर तो खाली ही है पूरा, क्योंकि जमुनालाल वजह से पास आउट हो जाऊंगा तो खाली हूँ। जितना मेरा बिजनेस है उतना ही चलेगा, बाकी तुम लोगों का ट्रेनिंग चलेगा। आई बात समझ में? तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज क्विक एज पॉसिबल, यही मेरा बोलना है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।